नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट पॉइंट जीरो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा चल रहा है 13 को लेकर, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसमें 13 के ए की प्रश्नावली को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें से 13 के ए प्रश्नावली का पहला जो क्वेश्चन मित्र वो कर दिया गया है। और यदि आप पहले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं या कह लीजिए कि हमारे पहले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के चैप्टर की बात कर रहे हैं मित्र, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाकर के एक्सेलेंट 2.0 को जाने के बाद तुरंत वहां से आप देखिए। आज मैं प्रश्न नंबर 2 को लेकर बात करना चाहूंगा। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया जा रहा है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में जैसा कि यहां कहा भी क्या जा रहा है कि प्रश्न नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि यदि दवा का एक कैप्सूल है, दवा का क्या है, कैप्सूल है, और कैप्सूल का आकार जो कि बेलन के आकार का है। इसके बाद इसके दोनों सिरों पर अर्थात दाहिने व बाएं दोनों सिरों पर एक अर्ध गोला लगाया जा रहा है, एक अर्ध गोला लगाया जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है जो पूरे कैप्सूल की लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है, और जो हमें व्यास दिया जा रहा है क्या 5 मिलीमीटर है। तो कहा जा रहा है इस प्रकार से हमें ज्ञात क्या करना है कि कैप्सूल जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं इस प्रकार से। और ये देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है, एक दवा का कैप्सूल है और जो कैप्सूल का आकार है कुछ इस प्रकार से बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। कैप्सूल की दोनों सिरों पर जो है वो अर्धगोला बनाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ डाट डाट करके इस प्रकार समझाया जा रहा है आपको या दिखाया जा रहा कि ये आपका क्या है, अर्धगोला है। ये भी आपका एक अर्धगोला है, ये भी क्या है, आपका एक अर्धगोला ही है। और ये कैप्सूल के आकार का है, दवा के कैप्सूल का आकार है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 14 mm अर्थात मिलीमीटर करके दिया जा रहा है। और इसकी जो व्यास बताई जा रही है, इसकी जो व्यास की वैल्यू है वो मित्र आपको दिया जा रहा है 5 मिलीमीटर। तो यहां से एक बार मैं पुनः देखना चाहूंगा प्रश्न को कि 5 मिलीमीटर ही व्यास दिया जा रहा है या कुछ और है। तो 5 ही मिलीमीटर है। यदि आप देख सकते हैं यहां जो अर्ध गोले बनाए जा रहे हैं और इस पक्ष अर्थात दाहिने व बाएं दोनों सिरों पर जो हमें अर्ध गोले बनाया जा रहा है उस अर्ध गोलों का जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है। तो हम यहां लिख सकते हैं 5 मिलीमीटर है, और ये भी 5 मिलीमीटर, ये भी आपको 5 मिलीमीटर ही मिलेगा। दोनों ही आपके क्या है, 5 मिलीमीटर है। तो कहा जा रहा है इसका हमें टोटल क्या ज्ञात करना है, इसका हमें या इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को मैं समझा रहा हूं, पहले ये समझते हैं कि क्या हमें प्रश्न में दिया जा रहा है। तो जो दिया जा रहा सर्वप्रथम मैं वो लिख देता हूं। तो दिया क्या जा रहा देखिएगा, सर्वप्रथम क्या लिखना चाहेंगे, पहली बात तो ये दिया जा रहा कि हमें जो दवा का कैप्सूल है, दवा का जो कैप्सूल है उसका जो आकार है वो बताया जा रहा है, या दवा की कैप्सूल की जो टोटल लंबाई है, कुल लंबाई कह लीजिए कि लंबाई जो है वो बताई जा रही है आपको 14 मिलीमीटर के बराबर, 14 mm के बराबर है। इसके बाद यहां पर इन बेलनकार कह लीजिए या बेलनाकार कह लीजिए, बेलन के आधार को दिखा दीजिए या अर्धगोले का जो आधार है, यहां बेलन के आधार को दिखाते हैं। बेलन का जो आधार है, आधार की जो व्यास बताई जा रही है, आधार का जो व्यास है वो हमें दिया जा रहा है। व्यास को आप डी प्रदर्शित करते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो 5 mm है, अर्थात 5 मिलीमीटर है। और यहां से बेलन की जो आधार की जो व्यास है वो आपको 5 मिलीमीटर दिया जा रहा है। यदि मित्र हमें यहां से व्यास की वैल्यू दी जा रही है तो त्रिज्या अर्थात आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। आर आर इक्वल टू क्या होता है, d/2, और यहाँ आर इक्वल टू डी का जो मान है वो 5 मिलीमीटर दिया जा रहा, 5/2 मिलीमीटर कह सकते हैं। ये रहा आपकी त्रिज्या का मान। इसके बाद समझिए इसे मैं 2.5 मिलीमीटर भी लिख सकता हूं, या मैं यहाँ दिखा देता हूं क्या 2.5 मिलीमीटर। इसके बाद हमें कहा जा रहा है इसका अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप समझिए ध्यान से कि ये देखिए, आप ध्यान से क्या, ये बेलन है और ये बेलन का जो कि यहाँ पर आधार होगा, क्योंकि आधार जो है वो अर्धगोले के आधार से छिप चुका है, और यहां भी लगभग देख सकते हो वही आकृति यहां भी दिखाई जा रही है। तो अगर मैं टोटल यहां से बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेता हूं और आधार का जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि आधार का अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें या आधार का जो यहाँ पर जो अर्ध
गोले का जो आधार है और बेलन का जो आधार है वो दोनों छिप गया है। जब छिप गया है तो उस भाग को हमें नहीं ध्यान देना है, हमें केवल बेलन के पृष्ठीय भाग को लेना होगा और इसके बाद इसके पृष्ठीय भाग को लेना होगा, इसके अर्थात अर्धगोले का। और यहां भी कुछ इस प्रकार से करना है। तो हम करेंगे क्या, बेलन के अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल को इन दोनों ही अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से जोड़ दिया जाए तो हमें इस दबा अर्थात या जो कैप्सूल कहा जा रहा है, कैप्सूल का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल जरूर मिल जाएगा। तो यहां पर हम दिखाएंगे क्या, सबसे पहले या तो आप अलग अलग से अर्थात आप यहां चाहे अलग अलग दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ लें या एक में ही करना चाहे कर लीजिए। मैं यहां से दिखाना चाहूंगा आपको क्या कि जो बेलन है, पहले बेलन का मैं ज्ञात कर लेता हूं क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका जो सूत्र होता है 2πr(h) होता है। तो 2 उसके बाद पाई का मान 22/7 हुआ और r की जो वैल्यू है देख लीजिए यहां से 5/2 दी जा रही है क्योंकि त्रिज्या दोनों का उभयनिष्ठ है। तो 5/2 और गुणे कर लीजिए आप, यहां देखिए h और h का टोटल अगर हम यहां पर देखा जाए, ये जो 14 मिलीमीटर है ये टोटल क्या है, इस कैप्सूल की ऊंचाई है। कैप्सूल की टोटल ऊंचाई जो है 14 मिलीमीटर है। अगर ये 2.5 मीटर, जैसा कि आप जानते हैं व्यास अगर आपको 5 मिलीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 2.5 मिल जाएगी। ये भी आपका त्रिज्या होगा तो ये 2.5 और ये भी आपको 2.5 मिलेगा। तो 2.5 और 2.5 5, अर्थात टोटल इस कैप्सूल की ऊंचाई में से 5 यदि मिलीमीटर घटा दिया जाए तो हमें बेलन की ऊंचाई मिलेगा। तो आप सीधा कह सकते हैं कि 14 को अगर 5 से घटाएंगे तो 9 मिलेगा। यहाँ जो 9 मिलीमीटर है वो क्या मिलेगा आपको, बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ h का जो मान होगा वो 9 मिलेगा। अब देखिए यहाँ से इनको हल करना चाहे हल कर लीजिए, 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप और यहाँ कोई किसी से कैंसिल नहीं हो सकता। 22 पंच 110 मिला और गुणे 9 और बटे 7 कर लीजिए। तो इतना हमको मिला क्या, यम स्क्वायर। फिलहाल अभी गुणा नहीं करेंगे। तो ये मिला आपको क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हम यहीं से दोनों अर्धगोलों का अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं क्या मित्र, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं और देखिए 2 गुणे कर लेते हैं क्योंकि 2 अर्धगोलों का ज्ञात करना है। अर्धगोले का या एक अर्धगोले का 2πr² होता है, 2 के लिए 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी क्या होगा 4। फिलहाल 2 गुणे कर लीजिए और पाई का मान 22/7 हुआ और यहाँ देखिए r और r का मान मैंने कहा जैसा कि दोनों के लिए उभयनिष्ठ है 5/2 ही होगा। तो 5/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए या 5/2 दो बार कर देते हैं। ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा और यहाँ मिला के देखिए 22 पंच 110 और यहाँ गुणे 5 कर लीजिए और बटे आपका 7 हुआ। इतना आपको यम कह लीजिए या मिलीमीटर वर्ग कर लीजिए, वर्ग मिलीमीटर मिलेगा। अब यहां पर कैप्सूल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने के लिए देखिए यहां पर करेंगे क्या मित्र, ये जो प्रक्रिया है आप देख रहे हैं इसे मैं रफ कर रहा हूं। तो ये मैं रफ कर देता हूं इस प्रकार से मित्र, जैसा कि आप नोट कर चुके होंगे इसे। और यहां से अगर देखा जाए तो इन कैप्सूल के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मिलेगा आपको क्या, कैप्सूल का क्षेत्रफल जो है या कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा वो मिलेगा, मैंने कहा कि अर्धगोले का, दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि यहां मिल चुका है और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो देखिए 110 और गुणे 9/7 हुआ और यहां देखिए जोड़ना चाहेंगे प्लस कर लीजिए, यहां क्या मिलेगा 110 और गुणे 5 और बटे क्या मिला 7 मिला। देखिए इनको आप आसानी पूर्वक से पहले गुणा कर लीजिए, 11 9 99 मिलेगा अर्थात 990/7 और यहाँ मिलेगा 11 5 55 550/7 और दोनों को जोड़ दीजिए। आप देखिएगा जोड़ने पर क्या मिलेगा 0 और 9 5 14 और हासिल 1 हुआ, 9 5 14 1 15 तो 1540/7 इतना यम स्क्वायर मिलेगा। ये जो है ये कैप्सूल का क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो कैप्सूल का क्षेत्रफल होगा ये प्रक्रिया लिख लीजिएगा क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो ये प्रश्न नंबर आपका 2 करके था और प्रश्न नंबर 2 के जो क्षेत्रफल मिलेंगे कुछ इस प्रकार से, या कह सकते हो कि कैप्सूल का जो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा यहां से कुछ ऐसा मिल सकता है।
आइए अब इसके बाद आप इस प्रश्न को नोट करिए और प्रश्न नंबर हम 3 को लेकर बात करना चाहें, जो कि प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया सर वो चीज हम देखते हैं। तो पहले इसे रफ कर दिया जाए, ये आप नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर हम प्रश्न नंबर 3 को लेकर समझते हैं जी।